हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक लर्नर के डाउट को आंसर करने वाले हैं और ये सवाल सभी लर्नर्स के मन में होगा जो भी अभी मास्टर में अपीयरिंग ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स का तो माइंडसेट क्लियर होता है कि उन्हें अगर नेट एग्ज़ाम देना है तो वो फाइनल ईयर के बाद देंगे। जो अपीयरिंग ईयर वाले स्टूडेंट है उनके लिए डाउटफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें वैलिडिटी पीरियड का जो आइडिया नहीं है उसके रिगार्डिंग वो ये एक सवाल था। ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी पीरियड के लैप्स होने का भी एक डर होता है, तो अपीयरिंग स्टूडेंट जो होते हैं मास्टर के वो फॉर्म फिल नहीं करते हैं इसी डर से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि एग्ज़ाम को आप मास्टर के अपीयरिंग ईयर में भी क्रैक कर सकते हैं। उसे आप एक प्रेशर के साथ मास्टर के फाइनल ईयर में कंप्लीट करते हैं या उसे देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी पास और सक्सेस और फेलियर का भी चांसेस होता है। तो थोड़ा यही चीज़ है कि अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आप मास्टर के अपीयरिंग ईयर में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। चीज़ें यही है कि बस आपको इसकी वैलिडिटी पीरियड को समझना होगा और इतना रिस्क लेकर चलना होगा कि अगर आप चीज़ों को मैनेज सही तरीके से करेंगे तो आपका टाइम भी मैनेज होगा और जल्दी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो ये सवाल मुझसे पूछा था कृति ने। तो कृति का ये सवाल इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है, वो इग्नू स्टूडेंट्स जो इस बार दिसंबर 2024 में फ़र्स्ट ईयर का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, फ़र्स्ट ईयर का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट तो क्लियर होते हैं, उनको मास्टर के बाद नेट क्वालिफाई करना है या फिर आप वो जिस फील्ड में जाना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा डाउटफुल होते हैं। तो दिसंबर 2024 में जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं यूजीसी नेट के लिए इग्नू वाले, ठीक है, तो या फिर अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी वो अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो यूजीसी नेट का जो इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल चुका है इन द सेंस कि आपका जो पहले यूजीसी नेट था वो नेट और जेआरएफ दो कैटेगरी में डिवाइडेड था। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब नेट के पेपर में अच्छा स्कोर करते थे उनको जेआरएफ मिलता था। जेआरएफ अमाउंट कहने का मतलब उनको प्रोफेसर शिप नहीं मिल जाती है। ठीक है, या फिर नेट क्वालिफाई करने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते। इसका मतलब ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। नेट का मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और जेआरएफ का मतलब आपको पीएचडी के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। ये हेल्प भी आपको तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में इनरोल होते हैं। ठीक है, तो जेआरएफ का जो अमाउंट है जब आप पीएचडी में इनरोल होते हैं तो 37,000 है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले आप जान लीजिए, फिर उसके बाद जानते हैं हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी पहले होती थी, जेआरएफ की और नेट की। ठीक है, नेट जो क्वालिफाई करते हैं उनका जो वैलिडिटी पीरियड है वो लाइफ टाइम होता है और जो जेआरएफ का वैलिडिटी पीरियड होता है वो 3 साल होता है। ठीक है, तो 3 साल वैलिडिटी पीरियड है। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड और जो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन पीरियड है, फाइनेंशियल रिलैक्सेशन पीरियड जो है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर इशू होता है उस डेट से 3 साल आप काउंट करेंगे। उस 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में इनरोल होना होता है। क्योंकि पीएचडी में इनरोल लेना आसान काम नहीं है, इसलिए ये टाइम को इतना रखा गया है। अगर आसान होता तो शायद ये पीरियड भी 1 साल या 6 महीने ऐसे होता। ठीक है, तो 3 साल आपको जो पीरियड है वो दिया जा रहा है जेआरएफ के लिए कि आप इन 3 सालों में किसी भी इंस्टीट्यूशन में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। बीच में फिर एक जो नोटिफिकेशन वो आया वो ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जिनका जेआरएफ जो है वो कुछ 0.5 से या 0.7 से ऐसे रह जाता था। तो ऐसे स्टूडेंट क्या होता था, नेट तो क्वालिफाई कर लेते थे लेकिन जेआरएफ की कैटेगरी में नहीं आ पाते थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एनएफएससी एक फेलोशिप स्टार्ट हुई, फिर एनएफओबीसी है, एनएफपीडब्ल्यूडी है। तो ये 3 फेलोशिप एक्स्ट्रा जो यूजीसी निकाल रही है उन बच्चों के लिए जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका कुछ अमाउंट से जेआरएफ रह जाता है। ठीक है, तो ये एक भी चीज़ है जिनका बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो कुछ परसेंटेज से जेआरएफ नहीं क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इन कैटेगरी वालों को मिलेगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर वुमेन कैटेगरी हैं या फिर अदर किसी कैटेगरी से हैं तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ये थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि अगर आप जेआरएफ का अमाउंट जेआरएफ अगर नहीं क्रैक कर पाते हैं कुछ पॉइंट से तो
ये वाली जो फेलोशिप है आप ले सकते हैं, ठीक है। इस फेलोशिप का भी अमाउंट JRF के इक्वल है, ठीक है। तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइए कि आपका NFSC है तो पता नहीं शायद आपको अमाउंट कब मिलेगा। नहीं, बिल्कुल अमाउंट है वो बराबर है। हाँ, इंटरवल अलग हो सकता है, जैसे UGC का मंथली कभी कभी आ जाता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को कि जो स्टूडेंट थे जो SC या OBC या PWD से बिलोंग करते थे और उनका JRF का अगर कुछ लैक रह जाता था तो वो अब इस लिस्ट में आएंगे। सभी बच्चे इस लिस्ट में नहीं आएंगे, वही आएंगे जो कुछ 0.5 या 0.7 ऐसे में, अगर कुछ जो अमाउंट है जो बिल्कुल एकदम जो छोटा अमाउंट कहते हैं ना, जिससे मतलब एक रह गया कि आपका JRF नहीं आ पाया, तो वो एक जो चीज़ है वो स्टूडेंट इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो क्लियर करनी थी। लेकिन अब से जो UGC की जो तीसरी कैटेगरी आई है वो PhD एंट्रेंस वाली कैटेगरी आई है, ठीक है। तो आपको जब भी प्रिपेयर करना है तो इन तीनों कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है। तो जब भी आप कट ऑफ देखें तो कोशिश तो यही करनी है कि आपको JRF का कट ऑफ देखना है, आपको PhD ओनली का कट ऑफ नहीं देखना है। लेकिन वो स्कॉलर्स जिनका पहले से JRF हो चुका है, पहले से नेट क्वालिफाई हो चुका है और उनको कहीं PhD में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो PhD ओनली वाले जो कैटेगरी है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट शायद सेम ही है, कोई अमाउंट में कोई डिडक्शन नहीं है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ PhD ओनली के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट कम होगा, वैसा कुछ नहीं है। UGC का जैसे फॉर्म फिलिंग का जो अमाउंट है वो नॉर्मल अमाउंट ही आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी की बात हो गई कि UGC जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप इन तीन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी वैलिडिटी पीरियड की। तो वैलिडिटी पीरियड मैंने जैसे JRF का बता दिया, JRF की जो वैलिडिटी पीरियड है वो 3 साल है, ठीक है। तो 3 साल JRF अवार्ड लेटर के इशू होने से आप वो 3 साल काउंट करेंगे। उस 3 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना है ताकि आप इस फेलोशिप का बेनिफिट ले सकें। एडमिशन भले ही आप ले सकेंगे, लेकिन एडमिशन के टाइम भी अगर आपका जो ये वैलिडिटी पीरियड अगर एक्सपायर हो चुका होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप JRF के थ्रू मान लीजिए PhD कहीं ऑफ़र किया जा रहा है, और PhD की भी 2 कैटेगरी में जो PhD है वो ऑफ़र किया जाता है, एक आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और एक एंट्रेंस कैटेगरी जिसमें अब नेट स्कोर वाले बच्चे आ गए हैं, ठीक है। तो पहले एंट्रेंस वाले में एग्ज़ाम होता था, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट अभी नेट वाले हैं जो अपीयरिंग में मास्टर हैं उनके लिए बता दूँ कि अगर आपका JRF के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे अगर आपका वैलिडिटी पीरियड नहीं रहा तो आप वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो कोशिश करना है जब भी आप एग्जेम्प्टेड के थ्रू अप्लाई करें JRF के थ्रू तो आपका वैलिडिटी पीरियड रहे तभी आप उसमें जाइएगा, अदरवाइज़ आप फिर दूसरी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। तो JRF की वैलिडिटी बता दी मैंने 3 साल है। नेट की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, उसमें कोई इशू नहीं आता है, आप इन फ्यूचर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जो PhD ओनली की कैटेगरी की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है, ठीक है। अब इन 3 कैटेगरी को हमने देख लिया, अब हम इसे अप्लाई करेंगे उन स्टूडेंट पे जो अपीयरिंग ईयर में है, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो डिडक्ट होने लगेगी। अगर मान लीजिए आपका मास्टर का रिज़ल्ट नहीं आया तो आप तो ऐसे भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ों को अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है। आप दे सकते हैं, एलिजिबल हैं, क्योंकि मैंने भी अपीयरिंग ईयर में ही जो नेट है JRF है वो क्वालिफाई किया है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर सकती हूँ। और चीज़ें कितनी हेल्पफुल होती है जब आप अपीयरिंग ईयर में JRF या नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वैलिडिटी पीरियड को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आपको वैलिडिटी पीरियड की नॉलेज नहीं होगी ना तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि तुम्हारा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास अगर नॉलेज होगी करेक्ट तो ही आप चीज़ों को डिफेंड कर पाएंगे, या फिर आप किसी को अनसुना कर सकते हैं जब कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। तो UGC नेट जब फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट करता है तो वो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करता है। उस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, यानी कि जून 2024 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, ये लेटेस्ट वाला जो अपडेट है वो उसके अकॉर्डिंग बात करूँ, जो चीज़ें पहले से चली आई है वही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया, बस PhD ओनली के लिए जो क्राइटेरिया है उसको इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो अगर हम बात करें परसुइंग वाले कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जिनका मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ये वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो मास्टर के सेकेंड सेमेस्टर में हो, ये वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो थर्ड सेमेस्टर में हो, ये वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका फाइनल एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है।
ठीक है। जब रिजल्ट पेंडिंग होता है तो आपको नहीं पता कि आप 55% से क्वालिफाई कर रहे हैं या आप इस साल पास होंगे या नहीं, ये सब कुछ आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे देने का मतलब आप मास्टर क्वालिफाई कर गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट अपीयरिंग ईयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है देने के लिए वो 55% आपका मास्टर में होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप 55% मास्टर से क्वालिफाई करते हैं तभी आप नेट के सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी आप उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आपका मास्टर में 50% होना चाहिए, ठीक है। 50% ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अभी अगर हम बात करें परसुइंग ईयर में, तो परसुइंग ईयर में केसेस ये हो जाती हैं कि अगर मान लीजिए आप परसुइंग ईयर में अप्लाई कर रहे हैं नेट के लिए, तो आपका जो मास्टर है वो क्वालिफाई होना चाहिए 55% से और विद इन 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि नेट का जब रिज़ल्ट आ जाएगा, परसुइंग ईयर में आपने नेट दे दिया, नेट का रिज़ल्ट आ गया, उस नेट के रिज़ल्ट से आपका 2 साल काउंट होगा। उस 2 साल के अंदर ही आपको एटलीस्ट 55% से कंप्लीट करना है अपने मास्टर को, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो नेसेसरी है। अगर आप 55% से क्वालिफाई नहीं करते तब भी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो नेट सर्टिफिकेट, या आप विद इन 2 ईयर में मास्टर कंप्लीट नहीं करते तब भी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कोशिश करना है विद इन 2 ईयर के नेट रिजल्ट से आपका जो मास्टर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जब ये क्राइटेरिया लागू कर दिया जाता है तो वो स्टूडेंट जो एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में है वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। अभी जो नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जेआरएफ और पीएचडी ओनली की बात नहीं कर रहे। पीएचडी ओनली कैटेगरी जो है वो एंट्रेंस के लिए है, ठीक है। तो जो हमारे लिए ज़रूरी है वो एक हमारा जेआरएफ और दूसरा हमारा नेट, ठीक है, क्योंकि आप जेआरएफ के थ्रू भी पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं, ये आपका एक कैटेगरी है सेफ, ठीक है। तो अगर हम नेट की बात करें तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो नेट है, क्योंकि उसी के लिए आप पूरे जो पीएचडी वगैरह सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो फाइट आप सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ जो नेट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए नेट के रिज़ल्ट से 2 साल के अंदर। तो जब 2 साल बता दिया गया है, 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप इतना तो समझ के चलिए कि मास्टर का कोर्स ही 2 साल का है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका एडमिशन होता है तो क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एग्जैक्ट आपके एडमिशन डेट पे तो होगा नहीं, एडमिशन लेने के मान लीजिए आपका 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो अगर आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मास्टर में इनरोल हुए, तब भी आप एलिजिबल हैं नेट रिज़ल्ट के लिए, मतलब नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो वो स्टूडेंट जो एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में है वो भी एलिजिबल है, और जो के फर्स्ट ईयर में है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। क्या तो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग चीज़ों को रीड कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका नेट का रिज़ल्ट जब आता है उसके 2 साल के अंदर आपका मास्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उस मास्टर में कंप्लीट होने की जो परसेंटेज आपको दे रखी है वो 55% है। 55% जनरल वालों के लिए, जो बाकी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल वाले, ठीक है। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, एक ओबीसी है, एक ओबीसी एनसीएल है। नॉन क्रीमी लेयर से जो बिलोंग करते हैं उन्हें ही ओबीसी का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जो ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका थर्ड जेंडर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। उस केस में आप 50% मास्टर में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। तो जो कृति का जो सवाल था वो ये कि अगर दिसंबर 2024 में हम फर्स्ट ईयर में अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम जून 2025 का नेट एग्ज़ाम देते हैं तो क्या हम एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि आप चीज़ों को उस हिसाब से देखना स्टार्ट करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, वैलिडिटी पीरियड के अकॉर्डिंग, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और कहीं भी आपके वैलिडिटी पीरियड का कोई भी लैप्स नहीं होने वाला है। तो नेट के लिए आप बिल्कुल श्योर रहिए कि आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो जेआरएफ के टर्म्स में आती है, क्योंकि जेआरएफ के लिए बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो पीरियड है वो मास्टर को कंप्लीट करने में ही कुछ पीरियड चला जाता है, ठीक है। तो उसे भी समझने की कोशिश करें। जैसे आपका ये 2 साल का कंप्लीट हो गया,
नेट के रिज़ल्ट से ये काउंट होगा, ठीक है। तो नेट के रिज़ल्ट से आपका 2 साल के अंदर आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर हैं तो वो इसको अपने अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। फ्रेम करके आप देख लीजिए आपका कब तक वो कंप्लीट होने का टाइम ड्यूरेशन दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उसके दौरान अपने मास्टर को कंप्लीट कर सकते हो तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो नेट वाला तो क्लियर है कि आप नेट का एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, तो नेट की एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपीयरिंग ईयर में ही नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं तो उस केस में आपकी वैलिडिटी सिक्योर होती है या नहीं होती है, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो बार बार मुझसे पूछा गया है या फिर स्टूडेंट इसके लिए कंफ्यूज है। एग्ज़ाम आपका एक ही होता है, उसी एग्ज़ाम में 3 अलग अलग कैटेगरी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपको 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम एक ही होगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पेपर 1 और पेपर 2 है। तो पेपर 1 आपका जनरल है जिसमें रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एनवायरनमेंट है, पीपल इन एनवायरनमेंट है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक दे रखे हैं जो आपके पेपर 1 के सवाल होंगे। पेपर 2 का आपका है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो डिपेंड करता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ये एनटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है चीज़ें। तो एग्ज़ाम एक ही होगा, ठीक है। उसी एग्ज़ाम में जब आप क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स से तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जेआरएफ की वैलिडिटी के पीरियड के बारे में। अगर हम परसुइंग ईयर में देते हैं, ठीक है, तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी का जो पीरियड है वो 3 साल दे रखा है। यानी कि अवार्ड लेटर जब इशू किया जाता है जेआरएफ का, नेट का रिज़ल्ट आने के बाद आपको रिज़ल्ट में मेंशन होगा कि आपका नेट क्वालिफाइड है, यानी नेट क्वालिफाइड की जगह असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। जब ये चीज़ रिज़ल्ट अनाउंस कर दी जाती है उसके एक महीने बाद या फिर 1 मंथ के बाद ही आ जाता है वो, तो 1 मंथ के बाद आपका अवार्ड लेटर इशू होता है, ठीक है। तो जो अवार्ड लेटर इशू करने की जो डेट होती है ना, वहाँ से 3 ईयर का कैलकुलेट किया जाता है। नेट के रिज़ल्ट से काउंट नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। तो जेआरएफ के केस में ये चीज़ है। तो जब आपका अवार्ड लेटर का जब आप डेट देख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 साल आपको कैलकुलेट करना होता है कि उस 3 साल के अकॉर्डिंग आपको पीएचडी में इनरोल होना होता है। पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वही है 55% आपका मास्टर में क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट मांग रहे हैं तो नेट, अदरवाइज़ 55% आपका नेट और जेआरएफ अगर मांग रहे हैं तो नेट और जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो जाएगा और 55% आपका जो मास्टर है। बस यही एक चीज़ जो एलिजिबिलिटी होती है वो पीएचडी के दौरान थे, और कोई आपको कोई कोर्स नहीं करना होता है पीएचडी के लिए। तो जब आप पीएचडी के लिए सोच रहे होते हैं तो जेआरएफ आपका जब क्वालिफाई होता है तो आपको पीएचडी के टर्म्स में सोचना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है और पीएचडी करनी है तो बेहतर है कि आप जेआरएफ के साथ कर लें, ठीक है। क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप के लिए जाते हैं और तब उसके बाद आप पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं तो वहाँ चीज़ें जो थोड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं और मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस ये एक चीज़ है। तो जो 3 साल का जो वैलिडिटी पीरियड है, अगर हम दिसंबर 2024 के बच्चे के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी बच्चे दिसंबर 2024 में अपना फर्स्ट ईयर देने वाले हैं और जून 2025 में नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम पीरियड को देखें तो जून 2025 में अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका रिज़ल्ट अगर आता है जुलाई, अगर हम मान लेते हैं जुलाई में आपका अवार्ड लेटर इशू होता है, ठीक है। जुलाई 2025 में अगर आपका जून जुलाई अगस्त लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अवार्ड लेटर इशू होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम अगस्त 2025 में ये मान कर चलते हैं कि आपका अवार्ड लेटर इशू कर दिया गया तो अगस्त 2025, अगस्त 2026, अगस्त 2027 और अगस्त 2028 तक आप वैलिड हैं पीएचडी में इनरोल होने के लिए, तो ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम है और इस टाइम ड्यूरेशन में आपका मास्टर कंप्लीट हो ही जाएगा, इतना तो श्योर आप अपने ऊपर भी रखते हैं। और आप अगर मास्टर कर रहे हैं तो इतनी जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि किसी भी कोर्स को आप उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें लेकर आपको चलनी होती है जब आप नेट के लिए अपीयर होते हैं, ठीक है। तो वैलिडिटी पीरियड का आप खास ख्याल रखें। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप तो पहले अश्योर नहीं हो पाते कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, या एलिजिबल है या नहीं है। तो आपका जो ये मास्टर है, आप सिर्फ ये मास्टर 2 साल आप अपना मास्टर कंप्लीट करने में ही टाइम आप गंवा देते हैं। अगर आपने इस दौरान अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और वही सिलेबस आपको नेट के सिलेबस में भी पढ़ना है, तो क्यों ना हम दोनों चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, मास्टर के सिलेबस को भी और नेट के सिलेबस को भी, दोनों को यूटिलाइज़ करके अगर हम एक एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, अपीयर कर जाते हैं, तो आपकी जो नॉलेज टेस्टिंग है वो भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको जो डबल बेनिफिट कहते हैं ना कि एक डिग्री के साथ आप डबल बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं अपीयरिंग ईयर में, ठीक है।
तो मेरी तरफ से तो आप एलिजिबल हैं, और आप देना चाहते हैं या नहीं, या आप अपने को उस अकॉर्डिंग मानते हैं या नहीं कि आप अभी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप एलिजिबल हैं। और दिसंबर 2024 वाला जो प्रश्न आपने कृति पूछा था, कृति, तो उसके लिए भी आप श्योर रहिए कि आप एलिजिबल हैं और सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल है, ठीक है, जेआरएफ के लिए, नेट के लिए। हाँ, पीएचडी ओनली की अगर हम बात करते हैं तो पीएचडी ओनली की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर ही दे रखा है, ठीक है। अगर जैसे ही रिजल्ट आता है तो रिजल्ट से 1 ईयर ही है, तो वहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि पीएचडी ओनली के लिए आपको दोबारा नेट देना पड़ सकता है अगर आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलना चाहें तो। अदरवाइज़ आप जेआरएफ और नेट के थ्रू भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जब पीएचडी ऑफर की जाती है तो उसमें 2 कैटेगरी आती है, एक एग्जेम्प्टेड और दूसरा एंट्रेंस। जब आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं। इसी कैटेगरी आपका एंट्रेंस कैटेगरी है, उस एंट्रेंस कैटेगरी में नेट वाले भी बच्चे आते हैं और जो पीएचडी ओनली वाले बच्चे हैं वो भी आते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगर आपका पीएचडी ओनली होता है और अगर टाइम ड्यूरेशन है तो उस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी के प्रोसीजर में भी बहुत डिले होता है, टाइम तो लगता ही है, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तो लग ही जाते हैं पीएचडी के प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। तो हो सकता है पीएचडी ओनली वाले में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसका बेनिफिट आप ना ले पाएँ, उसके लिए आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ जाए। अपीयरिंग वालों के लिए कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर जो फाइनल ईयर वाले करते हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 साल में अपना कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फाइनल ईयर में कंप्लीट करने के बावजूद भी 1 साल के अंदर अगर वो हो सकता है ना ले तो वो फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो पीएचडी ओनली वाला जो मामला है ना, वो सभी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं होगा, वो सभी स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि अगर वो 1 साल में अगर एडमिशन कहीं नहीं ले पाते हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि जेआरएफ वाले स्टूडेंट ही इतना भटकते रहते हैं और उनका ही वैलिडिटी लैप्स हो जाता है। तो फिर पीएचडी वालों के लिए तो सोचने वाला मामला है, ठीक है। तो पीएचडी के लिए हो सकता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही अवेयर कर देती हूँ, पीएचडी के लिए हो सकता है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े, लेकिन नेट और जेआरएफ के लिए मैं श्योर करती हूँ कि आपका जो है मास्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम पीरियड के, और वैलिडिटी भी आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर 3 साल की वैलिडिटी है तो अगर आप 2 साल भी प्रॉपर ले रहे हैं अपने मास्टर को कंप्लीट करने में तो आपके पास फिर भी 1 साल बच रहा है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जेआरएफ का, ठीक है। और अगर मान लें कि आप 1.5 साल यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने जेआरएफ की वैलिडिटी का अपने मास्टर को कंप्लीट करने में, फिर भी आपके पास 1.5 साल बच रहा है पीएचडी में एडमिशन लेने का, तो हर तरफ से आपको बेनिफिट है। अगर आप चाहें तो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं मास्टर के अपीयरिंग ईयर में ही, ठीक है। तरफ से ऑल द बेस्ट उन सभी अपीयरिंग स्टूडेंट्स को जो भी मास्टर में अभी अपीयर कर रहे हैं और जून 2025 के लिए अप्लाई करने वाले हैं नेट के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एग्ज़ाम एक ही होता है, 3 अलग कैटेगरी हैं, उन सभी कैटेगरी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। वीडियो को एक बार फिर से आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।